तो कल हमने जो पोजिशनल एनकोडिंग होती है वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करती है वो देखना स्टार्ट किया था, राइट। सो पोजिशनल एनकोडिंग क्या होता है, उसकी सबसे पहले जरूरत क्या होती है। यस। या सो हमें ऑर्डर मेंटेन करनी होती है। अगर हम ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज में अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता, राइट। मीन्स अगर कोई भी रैंडम वर्ड्स आप बोल रहे हैं तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता। तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड कर सके जो भी आपके वर्ड्स है उनकी क्या ऑर्डर है एंड वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवन जैसे कि आपके प्रीवियस मैकेनिज्म थे जैसे RNN LSTM, वहां पे क्या होता था। यस, टाइम स्टेप वाइज आप डेटा फीड करते थे जिसकी वजह से क्या होता था, आपको मीन्स ऑर्डर मेंटेन करने की मीन्स ऐसा ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर ही ऐसा मैकेनिज्म था जिससे ऑर्डर भी हम इजीली कैलकुलेट मीन्स मेंटेन कर सकते थे। तो ट्रांसफॉर्मर्स में क्या होता है, ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक हमें ऐसा कुछ ऐसे एक्सटर्नल थिंग्स करने पड़ते हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग पोजिशनल एनकोडिंग कर रहे हैं, राइट। सो एक और थिंग हमने कल देखी थी। सो अगर हमें क्या करना है, हमारा एम्बेडिंग वेक्टर 512 डायमेंशन का है, तो जो आपका पोजिशनल एनकोडिंग वाला वेक्टर रहने वाला है वो भी कितने डायमेंशन का होना चाहिए, 512 का ही होना चाहिए, राइट। सो एंड अगेन हमने ये फॉर्मूला देखा था। सो ये एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है ये क्या स्टैंड करता है एंड किस तरीके से इस फॉर्मूला फॉर्मूला से वो जो आपका वेक्टर था 512 डायमेंशन का वो बिल्ड होता है, वो हम देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे दो दो जो ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, में से एक साइन है एक कोसाइन वेव है। सो साइन कब यूज करना है, कोसाइन कब यूज करना है, ये भी आई थिंक हमने कल देखा था कब यूज करना है। इवन है तो साइन और ऑड है तो कॉस। एग्जैक्टली। सो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये कौन सा है, कॉस का फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, एवरी टाइम पे जो आपका वेक्टर है हर जगह पे कॉस कॉस यूज नहीं करना। जस्ट ऐसी कौन सी पोजीशन है जो पोजीशन हमारे लिए क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, उसके लिए हम कॉस यूज करेंगे। एंड अगर पोजीशन इवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर पोजीशन इवन है तो साइन यूज करेंगे इवन पोजीशन के लिए, एंड ये किस लिए रहेगा, ऑड पोजीशन के लिए, राइट। ये रहते। सो ये इवन एंड ऑड पोजीशन जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली है क्या, ये भी हम देख लेते हैं। कहा कौन सी जगह पे इवन पोजीशन ऑड पोजीशन हम देख रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको टू थिंग्स दिख रहे होंगे, एक POS है एंड एक क्या है, आई है। सो सबसे पहले एंड और एक थिंग है डी ऑफ मॉडल। सो ये तीनों चीजें क्या है ये देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आपका POS। सो POS मीन्स क्या होता है, कल आई थिंक हमने देखा था। यस, Position in the sequence. पोजीशन इन सीक्वेंस, पोजीशन इन सीक्वेंस। एंड आई सबसे पहले डी मॉडल लिख लेते हैं। डी मॉडल क्या रहेगा, साइज ऑफ द Vector वेक्टर। dimension. या डायमेंशन ऑफ वेक्टर, जो आपका एम्बेडिंग वेक्टर जितने डायमेंशन का कर रहे हैं उतने डायमेंशन का। इस केस में कितना था हमारा, 512 था, क्योंकि 512 का हम एक क्रिएट कर रहे हैं। एंड और एक बात रही आई, आई मीन्स क्या है, यस क्या था आई मीन्स, डायमेंशन डायमेंशन इंडेक्स मतलब जो 512 टाइम्स जो है तो वो सिंगल्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। करेक्ट, इंडेक्स इंडेक्स इन एनकोडिंग वेक्टर, राइट। सो ऐसे लिखते हैं इंडेक्स इन एनकोडिंग वेक्टर, एनकोडिंग वेक्टर। सो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है ये हम देख लेते हैं। सो कंसिडर हमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं जो हम एवरी टाइम ले लेते हैं, वी आर लर्निंग NLP, ये आपने फीड किया, वी आर लर्निंग NLP, ये आप फीड कर रहे हैं, राइट। सो POS के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए POS, तो इसका POS क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं POS इक्वल टू
इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा एंड इसका 4 आएगा, राइट। फर्स्ट पोजीशन पे वर्ड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। उसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ मॉडल। सो इस केस में डायमेंशन ऑफ मॉडल क्या रहेगा, 512 ही रहेगा। क्यों 512? क्योंकि उतने डायमेंशन का हमें वेक्टर बिल्ड करना है। एंड सेकंड, अभी देखते हैं आई मीन्स क्या। सो ये जो वेक्टर बिल्ड होने वाला है, अभी वी के लिए जो एनकोडिंग का वेक्टर बिल्ड होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 512 होगा, राइट। इसका आर का 512 होगा, लर्निंग का 512 होगा, और एनएलपी का भी 512 होगा। सो ये सब वेक्टर की डायमेंशन क्या है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 512 है, राइट। सो इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कितने नंबर्स है, 512 नंबर है। इसमें कितने नंबर्स है, 1 2 ऐसे 512 नंबर्स है। तो ये जो नंबर स्टैंड कर रहे हैं ये स्टैंड करते आई, तो ये आई इक्वल टू 1 रहेगा, ये आई इक्वल टू 512 रहेगा। अभी एग्जैक्टली आई क्या है समझ में आ रहा है? यस। या सो हमें पहले फाइंड आउट करना है वी जो हमारा ये था वी का वेक्टर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। सो वी के लिए हम सेपरेटली ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वी। एंड इसमें हमने जो बोला था ये इवन एंड ऑड होना चाहिए। सो इवन एंड ऑड क्या होना चाहिए, ये जो आई की पोजीशन है, सो ये 1 है तो ये क्या रहेगी, ऑड। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉस वेव। सेकंड पोजीशन ये इवन हो गई तो साइन वेव यूज करेंगे। थर्ड अगेन ऑड हो गई, कॉस वेव यूज करेंगे। सो ऐसे अल्टरनेटिवली हम क्या करते हैं, साइन वेव कॉस वेव, साइन वेव कॉस वेव, इस तरीके से यूज करके ये जो वेक्टर है इसे बिल्ड करेंगे 512 डायमेंशन का वेक्टर। सो वी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू 1 है, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 3 है। सो इन पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं इस पोजीशन के लिए फाइंड आउट करना है, राइट। जहां पे आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, सो आई की ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, इवन है या ऑड है, ऑड है। ऑड है। तो हम क्या करेंगे, कॉस वेव का यूज करेंगे, राइट। चालू नहीं होगा क्या, 1 से चालू होगा, सिर्फ सॉरी, 0 से चालू नहीं होगा इंडेक्स है तो। हाँ मीन्स आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, बस मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा ये। ओके। सो हमें क्या करना है, इस पोजीशन के लिए कैलकुलेट करना है जिसमें क्या है, कॉस का एंगल निकालना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ, एंड इस केस के लिए पीओएस क्या है, पीओएस मीन्स क्या, पोजीशन इन सीक्वेंस क्या है, पोजीशन इन सीक्वेंस क्या हुई का 1 1 है, 1 डिवाइडेड ये क्या है 10,000। तो 10,000 लेते हैं, 10,000 टू द पावर 10,000 का कितना पावर 2i। सो 2i मीन्स कितना होगा 2 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 512 512। बस। सिंपली ये जो भी वैल्यू आएगी वो इस पोजीशन के ऊपर हम क्या करेंगे, डाल देंगे। सो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ऐसे करना है, जस्ट सिंपली np डॉट कॉस्ट कैलकुलेट करना था हमें, एंड उसमें क्या है 1 डिवाइडेड बाय, एंड अगेन इसको ब्रैकेट में लेते 10,000 टू द पावर क्या है 2 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 512, राइट। ये सो ये जो भी वैल्यू आएगी कितनी आई 0.56। सो ये वैल्यू क्या आएगी, उस वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चली जाएगी। सो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी 0.82 आया था ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट 0.82 डालेंगे। सो वी की जो फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू है 0.82 है। अभी हम ये सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वी की, क्या होगी सेकंड वैल्यू। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है, सबसे पहले सेकंड पोजीशन E1 है, राइट।
तो हमें क्या यूज करना होगा, साइन वेव यूज करना होगा। तो फॉर्मूला अगेन क्या आएगा, साइन ऑफ, इसका पीओएस क्या है, 2 यस क्या है, 2 1 I2 है या पीओएस, 1 है सर। ओके वही यही मैं बोल रहा था, आई एंड पीओएस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली पीओएस मीन्स क्या, पोजीशन इन अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में पोजीशन क्या है, उई की 1 ही रहेगी, लेकिन आई क्या है, फिर हम जब उई के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ओनली फॉर कैलकुलेटिंग उई, उसमें 500 जो पोजीशन है दैट आर आई। सो पीओएस क्या रहेगा यहाँ पे, 1 1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय अगेन 10,000 टू द पावर क्या है, 2 multiplied by 2 divided by 512. 4 डिवाइडेड बाय 512। सो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, ये सेकंड पोजीशन पे आएगी। सो इसी तरीके से हम 512 वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes. सर लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे आपने बताया आई के वैल्यू जो है वो कॉलम वाइज रहेगी क्या, वो रो में रहेगी? जैसे ये आपने ये रेड कलर में ये रो में लिखे मीन्स 512 रोज हो गए, और यहाँ पे जब हम पिंक कलर में लिख रहे तो ये कॉलम्स में हो रहे, तो उसमें से एग्जैक्टली कौन सा वेक्टर बनेगा, ये वाला बनेगा पिंक वाला या रेड वाला? नो ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई भी अगर वेक्टर बनेगा जस्ट उसकी डायमेंशन 512 होने चाहिए, उसमें 512 वैल्यूज होनी चाहिए। हमें क्या करना है, उसे जस्ट आपकी जो एम्बेडिंग होगी उसमें ऐड करना है। सो एम्बेडिंग अगर आपका कॉलम वाइज ऐसे आ रहा है तो आपको ये वेक्टर भी क्या करना है, ऐसे ही बिल्ड करना होगा मींस कॉलम वाइज, एंड एम्बेडिंग आपका रो वाइज आ रहा है तो ये रो वाइज ही ऐड करना होगा, राइट। ओके, इसका ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि ये रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए? क्या होता है कि वो कॉलम वाइज आता है, एंड क्योंकि हम मैट्रिक्स में पास करते हैं, सो सारे के सारे वर्ड्स को वन टाइम पास करेंगे। सो वी आर लर्निंग एनएलपी एक साथ जाते हैं, इनका एक मैट्रिक्स बिल्ड होता है, तो ये उनको हम कॉलम वाइज डाल के पास करते हैं। मीन्स आई की वैल्यू कॉलम वाइज होंगी, जैसे ये पिंक कलर में लिखा है वैसे। यस, ओके, सो ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन की, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उस तरीके से क्या होगा, कंसिडर इसकी एक वैल्यू कुछ आ गई 0.76 समथिंग आ गई, ये कैलकुलेट नहीं किया हमने, ऐसे कुछ आ गए, उसी तरीके से क्या होगा, ये ऑल द 512 वैल्यूज विल बी कैलकुलेटेड। सो सारे के सारे 512 वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, वही का वेक्टर हमें मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वही का ये जो वेक्टर आ रहा है 0.82, अगेन 0.76 एंड बाकी के सारे 512 वैल्यूज। सो वही का मिल गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। सो अभी आर के लिए क्या होगा, ये जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन के लिए अगेन क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस ऑफ पीओएस। पीओएस क्या है आर के लिए, यस 2 2 डिवाइड बाय 10,000 टू द पावर 2 बाय 512, राइट। सो इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो यहाँ पे डाल देंगे, कंसिडर 0.9 समथिंग ले लेते हैं, जस्ट रैंडमली ले रहे हैं हम। सेम साइन ऑफ सेकंड पोजीशन के लिए 2, और पीओएस क्या आएगा अगेन 2 आएगा, 10,000 4 डिवाइडेड बाय 512, राइट। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू आर के लिए भी कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरीके से सारे के सारे वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके लेते हैं। सो अभी क्लियर है जो पोजिशनल एनकोडिंग है एग्जैक्टली किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। तो जस्ट अ मिनट, तो सर ये 5 साइज जो था वो अपना इसका साइज है ना, वोकैबुलरी का? 5 साइज जो आपने लिया है, वेक्टर साइज किसका साइज था, वोकैबुलरी का था। सो कंसिडर आपको क्या करना है, जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए, अगर सिर्फ आपके मॉडल को 512 वर्ड्स पता है तो वो बेटर एक्यूरेसी दे सकता है क्या? नहीं देगा। तो ये वोकैबुलरी की साइज हो सकती है क्या? नहीं। मे बी फिर किस बात की हो सकती है, क्या है 512 यहाँ पे, वेक्टर साइज। यस। सो एवरी वेक्टर हम क्या कर रहे हैं, ईच वर्ड के लिए एक वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं। सो उस वेक्टर में कितने नंबर्स ऑफ
वैल्यूज होंगी। सो इस वेक्टर में कितनी वैल्यूज है 512, इस वेक्टर में कितनी वैल्यूज है 512। सो 512 क्या है डायमेंशन ऑफ वेक्टर। एंड ये 512 ही कैसे लिया हमने पोजिशनल एनकोडिंग में 512 होनी चाहिए, ये हमें कैसे पता चला ट्रांसफॉर्मर का रिसर्च पेपर से। नो मिस या ट्रांसफॉर्मर के रिसर्च पेपर से तो पता चला, लेकिन अगर आप मॉडल बिल्ड कर रहे हैं तो आपके मॉडल में 512 ही होनी चाहिए या फिर 1000 होनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा पोजिशनल एनकोडिंग का वेक्टर कितने डायमेंशन का होगा? यूनिक वर्ड सर। यूनिक वर्ड से कैसे पता चलेगा? मतलब वी आर लर्निंग लेट्स से ये हमारी डिक्शनरी है तो उसमें टोटल जो भी वर्ड्स रहेंगे लेट्स से कोई हम कंपेन का डेटा सेट ले रहे हैं तो वहाँ पे हम टोकनाइजेशन के बाद जो भी यूनिक वर्ड्स निकालेंगे स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव करके तो वो डिक्शनरी हम कंसिडर करेंगे। सर वो पोटेंशियल से निकल के आता होगा। मैंने अभी वही बोला था, कंसिडर आपके पास क्या है जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल का ट्रांसफॉर्मर पेपर का जो आर्किटेक्चर है वो कंसिडर ओनली 512 वर्ड के ऊपर ट्रेन हुआ है, तो वो अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा क्या अगर सिर्फ आपको 512 वर्ड ही पता है? तो मीन सिर्फ 512 ये हो सकते हैं क्या? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोजिशनल एनकोडिंग पे, तो पोजिशनल एनकोडिंग हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, किसके साथ ऐड कर रहे हैं इनपुट एम्बेडिंग के साथ। तो अगर इनपुट एम्बेडिंग में एक वेक्टर ऐड करना है, वेक्टर एक दूसरे के साथ तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका डायमेंशन क्या हो सिमिलर हो, राइट? तो पोजिशनल एनकोडिंग का वेक्टर कहां से डिटरमाइन होगा? जो भी डायमेंशनल इनपुट एम्बेडिंग का होगा वही वेक्टर पोजिशनल एनकोडिंग का होगा। एंड इनपुट एम्बेडिंग का डायमेंशन कैसे होगा? वो हाइपर पैरामीटर की तरह हम क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं, जैसे 300 कर रहे थे हम 100 कर रहे थे, राइट? सो पोजिशनल एनकोडिंग का कैसे डिटरमाइन होगा? इनपुट एम्बेडिंग के लेंथ के इनपुट एम्बेडिंग का जो भी डायमेंशन होगा पोजिशनल एनकोडिंग विल बी सेम डायमेंशन। सो यहाँ आउटपुट एम्बेडिंग का जो डायमेंशन होगा वही पोजिशनल एनकोडिंग का वेक्टर का डायमेंशन होगा, क्योंकि उनको इनपुट सॉरी तो बेसिकली सर इनपुट एम्बेडिंग का साइज हम लोग एज अ हाइपर पैरामीटर डिसाइड करते हैं। यस एम्बेडिंग लेयर क्रिएट करते टाइम पे वी कैन पुट यस। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वर्ड टू वेक का यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमने एम्बेडिंग लेयर यूज की थी एम्बेडिंग लेयर यूज करके हम क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग या इनपुट एम्बेडिंग लर्न कर सकते हैं। सो ये पोजिशनल एनकोडिंग अभी क्लियर है। एंड ये जो वेव्स है वेव्स की क्या जरूरत पड़ रही थी उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूनिक बनाने के लिए वेक्टर को यस एंड यहाँ पे हमारे वेक्टर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी हमने देखा था। सबसे पहले आपका ये जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए वेक्टर यूनिक होना चाहिए। फॉर ईच पोजीशन वी वांट यूनिक वेक्टर। तो हमने कल आई थिंक एक वन सिंगल जो वेव है वो प्लॉट करके देखी थी, तो हम क्या करते हैं आज भी उसे थोड़ा सा प्लॉट करके देखते हैं जिससे क्या हो आइडिया आ जाए। सो हमने क्या किया था कल एक सिंगल वेव प्लॉट की थी, राइट? सो अगर आप एक सिंगल वेव प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा आपको यूनिक वैल्यू मिल सकती है क्या हर वेक्टर हर पोजीशन के लिए? नहीं मिलेगी, राइट? कुछ वैल्यूज रिपीट हो रहे थे तो हम क्या करते हैं उसे फिर से प्लॉट करते हैं। उसको ऐसे किया था हमने नंपाई तो किया है ना ऊपर, ठीक है, एंड इंपोर्ट मैट जस्ट क्या करना है एक ARR बिल्ड करते हैं। कैसे किया था np.a रेंज एंड इसमें हमें क्या चाहिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करेंगे एंड हमने लिया था समथिंग 4 into
np.py यस, एंड जस्ट हम एक साइन वेव प्लॉट करते हैं यहाँ पे। नो ये आर तो आ गया, उसके साथ साथ क्या करना है, जस्ट हमें अभी प्लॉट करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, उसको y में डालेंगे, y इक्वल टू एंड जस्ट इसे प्लॉट करना है। सो क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपकी वेव जो है वो प्लॉट हो रही है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको 5 करके देखते हैं, ठीक है। ये आपकी वेव ऐसे बिल्ड हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे अगर आप देखेंगे जो भी वैल्यूज है उनको पोजीशन कंसिडर कीजिए एज अ पोजीशन। अगर 0th पोजीशन पे है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इस साइड में देखिए 0th पे है तो 0 आएगी, राइट। फर्स्ट पोजीशन पे है तो 0.5 आ सकती है। लेकिन अगर हम सिंगल वेव लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था, ये वैल्यूज रिपीट हो सकती है, राइट। तो अगर आप 1 के लिए देखेंगे कुछ 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 के लिए देखेंगे, अगेन 7 के लिए देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो एवरी टाइम अगर हम सिंगल वेव यूज करते हैं तो क्या होगा, कोई 2 पोजीशन के लिए वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं, फॉर एवरी पोजीशन वी वांट यूनिक वेक्टर। तो उसके लिए हमने क्या किया था, मल्टीपल वेव्स प्लॉट की थी, राइट। ये एक वेव हो गई, और एक दूसरी वेव हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कॉस की तो होगी होगी, उसके साथ साइन की भी उसको 10 कर देंगे, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो अभी क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, 2 वेव का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पोजीशन के लिए यहां से एक वैल्यू लेंगे एंड यहां से एक वैल्यू लेंगे। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास एम्बेडिंग का वेक्टर चाहिए, जितने डायमेंशन का वेक्टर चाहिए, उतनी क्या करेंगे, हम वेव्स प्लॉट करेंगे। समझ में आ रहा है ये। एंड ऊपर ये जो, ये नहीं, कहां गए ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये सिंपली क्या है, उसी का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे 4 वेव्स दिख रही है, राइट। सो किसी भी वेव के लिए जैसे यहाँ पे क्या किया है, पोजीशन 0 का वेक्टर, पोजीशन 0 मीन्स क्या, कोई भी वैल्यू क्या है, 0 पोजीशन पे आया है कोई भी वर्ड, उसका वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे अगर हमने देखा है, हमारे पास 4 डायमेंशन का वेक्टर हमने कैलकुलेट किया है। 4 डायमेंशन का वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, 4 वेव्स प्लॉट किए, 1 2 3 एंड 4, राइट। एंड जस्ट यहाँ पे 0 पोजीशन पे ऊपर आकर देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो यहाँ पे 1 आएगा, अगेन 0 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो यही क्या होगा, हमारा फर्स्ट पोजीशन का वेक्टर होगा। तो एंड फर्स्ट पोजीशन का क्या वेक्टर होगा, यहीं पे अगर हम आके देखेंगे, ये इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, जो भी आ रही है 0.8। सो सेकंड वेव की क्या आएगी, -0.2 समथिंग आ रही है, अगेन 0.1 के आसपास आ रही है। सो इसी तरीके से क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 4 डायमेंशन का वेक्टर चाहिए था, इसलिए हमने 4 साइन वेव प्लॉट कर दी। उसी तरीके से 512 डायमेंशन का चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, 512 वेव्स को प्लॉट करेंगे। ये क्लियर है। इसमें ग्राफ नंबर 1 और 3 तो हमेशा सेम ही रहेगा, उसकी वैल्यूज तो, जैसे ग्राफ नंबर 1 एंड 3, ये एंड ये कैसे सेम, उसमें 0 की वैल्यू तो हमेशा सेम ही आएगी, साइन नो 0 की वैल्यू सेम ही आएगी, यस। एंड मे भी हो सकता है इन 2 ग्राफ में, मींस जो सेकंड एंड फोर्थ में 0 की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन जो एंड वेक्टर बनेगा सबको कंबाइन करने के बाद 0 1 0 1, ये वेक्टर क्या होगा, और किसी पोजीशन के लिए नहीं बनेगा, ये वेक्टर सिर्फ 0th पोजीशन के लिए बनेगा सबको कंबाइन करने के बाद। मे भी कुछ वैल्यूज रिपीट हो सकती है इस पोजीशन के ऊपर, मींस इसमें इस इंडेक्स की 0th इंडेक्स की एंड 3rd इंडेक्स की वैल्यू क्या है, सेम है। इवन सेकंड इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स की वैल्यू सेम ही है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है इन सब का, 4th वेव का 0 1 0 1, ये आपको किसी और पोजीशन के ऊपर नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 3 मींस ऐसे जितने भी 1000 मींस 512 पोजीशन तक भी चले जाएंगे तो क्या होगा, ये यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सो जितने वर्ड का हमें चाहिए यूजुअली, तो हम क्या करते हैं, उतने डायमेंशन का वेक्टर बिल्ड करेंगे तो क्या होता है, ऐसे ज्यादा लंबे तक हमें यूनिक पोजीशन की वैल्यू मिल जाती है।
यस, अलग अलग है, करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड तो दोनों साइन वेव्स ही है ना, तो उसमें अलग कैसे? नो नो, फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतनी जल्द फ्रीक्वेंसी ये है एंड इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो वेव्स हमने प्लॉट किए हैं, दोनों क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, दोनों ही साइन वेव्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखिए दोनों का, तो क्या हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आपको देखना है 2 पोजीशन के लिए, देखिए 2 पोजीशन के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर ऊपर जाके देखेंगे तो 1 आएगी, एंड इसकी क्या आएगी 2 पोजीशन के लिए अभी, तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, तो क्या आएगी ये समथिंग 0.5 आएगी। तो दोनों में चेंजेस आ रही है, है तो साइन वेव, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, चेंजेस होंगे। तो सिर्फ 0 पोजीशन की वैल्यू सेम हो सकती है यहाँ पे, लेकिन बाकी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सर आपने पाई की वैल्यू चेंज की है सब में, इसमें हाँ। पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो? यहाँ पे कर रहे हैं हम ओके ओके। 5 से कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे 10 से कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और थोड़ी ज्यादा करते तो 20 करते तो क्या होगा, तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो इसमें और वैल्यू चेंजेस होते जाएंगे। सो बेसिकली हर सारे के सारे वेव्स यूनिक वेव्स हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, और तो वो जनरेट करेंगे। यूनिक वेव्स, साइन वेव तो सेम ही रहते, जस्ट फ्रीक्वेंसी उनकी, राइट। हाँ मतलब हाँ, टेक्निकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ। करेक्ट करेक्ट। ओके। सो इसीलिए क्या होता है, हर पोजीशन के लिए हमें ये यूनिक वेक्टर मिल पाता है। तो इसमें हम फिर P0, P1, P2, P3 ये वर्ड्स है क्या हमारे VR लर्निंग NLP? करेक्ट करेक्ट। P0 क्या रहेगा आपका 0th वर्ड, P1 फर्स्ट वर्ड, P2 थर्ड वर्ड, ऐसे ये होगा वी आर लर्निंग NLP। ओके सर। और जो आपने अभी इनपुट एम्बेडिंग का बोला, जो 512 का वेक्टर्स था, तो वो मतलब लेट्स से कि किंग वर्ड्स है, तो उसका फीचर लाइक रॉयल्टी वो वाले एम्बेडिंग लेयर्स के वेक्टर्स है, राइट? यस, या। सर ये पोजिशनल इनकोडिंग में P जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो POS, 2i है, तो वो कहाँ पे हो रहा है? मतलब ये साइन तो समझ में आया, POS, 2i ये क्या चीज है आगे, मतलब इक्वल्स टू के पहले? ये क्या, ये जस्ट किस पोजीशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आप यहाँ पे। ये POS मीन्स क्या रहेगा, तो यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं कहाँ है फॉर्मूला। यस, यहाँ पे POS मीन्स क्या, कौन सी पोजीशन के वर्ड के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन के लिए कर रहे हैं आप। एंड 2i मीन्स बेसिकली क्या है, ये ऑड होगा या इवन होगा। अगर आप 0 डालते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, ये ओनली 2 होगा, मीन्स क्या होगा, ये इवन होगा। एंड यहाँ पे 0 डालते हैं तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑड हो जाएगा मीन्स। सो ये क्या है, जस्ट पोजीशन के लिए दिया गया है। सो POS आई कंसिडर जस्ट ये आई है, ये जस्ट ऑड इवन के लिए ऐसा दिया गया है। POS ऑफ 0 मीन्स क्या होगा, POS 0 ऑफ 0 मीन्स 0th वर्ड का 0 इंडेक्स, 0th वर्ड का फर्स्ट इंडेक्स, ये रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। ओके सर इस फॉर्मूले से बेसिकली हम लोग बिकॉज आई जो है 1 to 512 चलेगा, तो उसी की वजह से 512 डिफरेंट वेव्स जनरेट होंगी। यस, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला हमें वेव जनरेट करके नहीं देता, जस्ट डायरेक्टली उनकी वैल्यू दे देता है। सो यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, ये डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है हमें। ओके। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर वो अगर हम जब कोसाइन सिमिलैरिटी करते तो बेस्ड ऑन दैट फ्रीक्वेंसी वो मैच करता है? नो, कोसाइन सिमिलरिटी हम एनकोडिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, पोजिशनल एनकोडिंग के लिए? कोसाइन सिमिलरिटी हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? कोसाइन सिमिलरिटी बेसिकली हम मीनिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो इस एनकोडिंग में कुछ मीनिंग है क्या? ये जस्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या एनकोडिंग होगी, सेकंड पोजीशन के ऊपर वर्ड आ रहा है तो उसके लिए क्या एनकोडिंग होगी, जस्ट ये पोजीशन का है। कोसाइन सिमिलरिटी हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो आपके ये रहते हैं। सो ट्रांसफॉर्मर में अगर हम देखेंगे
कौन सी यहाँ पे इनपुट एम्बेडिंग है। इनपुट एम्बेडिंग में क्या है, उसका मीनिंग होता है, राइट। जैसे हमने किंग के लिए देखा था, रॉयल्टी की कुछ वैल्यू, पावर की कुछ वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, ये जो एम्बेडिंग का वेक्टर है उसके ऊपर कोसाइन सिमिलरिटी करते हैं। जस्ट ये जो एम्बेडिंग वाला वेक्टर है उसमें हमें पोजीशन की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, कंसिडर हमने कल देखा था, आपके पास इंडिया का वेक्टर है, सो ये है इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया एंड सेकंड है ऑस्ट्रेलिया बीट्स इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया का वेक्टर तो सेम ही रहना चाहिए, लेकिन क्या है, इंडिया का वेक्टर तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी। क्या ऐड होगी, यहाँ पे इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे 0th पोजीशन पे आया है, यहाँ पे इंडिया सेकंड पोजीशन पे आया हुआ है, राइट। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, पोजीशन की वैल्यू ऐड करते हैं, जस्ट पोजीशन की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो उसका एम्बेडिंग जो वेक्टर होगा सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर रहे हैं हम बिकॉज ऑफ पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है, ये थर्ड पोजीशन पे आया है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, यही जो हमने ये वेक्टर कैलकुलेट किया था, ये हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन, ये जो उसकी एम्बेडिंग का वेक्टर है उसमें ऐड कर देंगे सिंपली। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, प्लस का साइन दिखेगा आपको यहाँ पे। क्यों प्लस का है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट एम्बेडिंग में जस्ट डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं पोजिशनल इनकोडिंग। तो ठीक है, ये क्लियर है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। यस सो अगेन या सॉरी सर, अभी पोजिशनल एनकोडिंग में सपोज हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, तो फिर एक डॉक्यूमेंट खत्म होने के बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है, तो उसमें पीओएस फिर से 1 से स्टार्ट होता है कि कैसे होता है? या सो हम क्या करते हैं, पीओएस में से एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है, पीओएसली पोजीशन इन सीक्वेंस, राइट। सो अगर सेकंड सीक्वेंस आएगा तो हम इसका हमने क्या पकड़ा है, 1 पकड़ा है, राइट। पीओएस क्यों 1 पकड़ा है, क्योंकि इस सीक्वेंस में क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, अभी ये सेकंड सीक्वेंस आ गया, ये इंडेक्स इन एनकोडिंग वेक्टर, ये आपका क्या है, सेकंड सीक्वेंस है। तो इसको आप ये 5th नंबर पे आ रहा है बोलेंगे या फिर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बोलेंगे, इस सीक्वेंस में फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो एक पीओएस क्या होगा, फिर से इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। तो क्या होता है, अगर आपका सीक्वेंस चेंज होगा तो म्यूट कीजिए, आपका सीक्वेंस चेंज होगा तो पीओएस भी फिर से क्या होता है, 1 से या 0 से स्टार्ट होगा, राइट। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली है। तो फिर सर हर फर्स्ट वर्ड के लिए सेम ही होगा ना, वो जो वेक्टर बना रहे हैं हम पोजिशनल एनकोडिंग का? दैट इज आवर पर्पस, वही हमारा पर्पस है। हम क्या चाहते हैं कि हर एक पोजीशन के लिए यूनिक वेक्टर बन जाए, क्योंकि ये वेक्टर अगर किसी एम्बेडिंग में ऐड हुआ है तो उस हमारे मॉडल को पता चल जाएगा कि ये क्या है, 0th पोजीशन के ऊपर आया हुआ है। ये जो एम्बेडिंग है वो ऐड हो जाएगा किसी भी एम्बेडिंग में, तो क्या उसे पता चल जाएगा ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आया हुआ, ये पता चलेगा। तो क्या होगा, ये एम्बेडिंग, ये जो वेक्टर बिल्ड होगा सेम ही बिल्ड होगा फॉर हर पोजीशन, फॉर एवरी सीक्वेंस। समझ में आ रहा है, लेकिन एडिशन के बाद उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए वो यूनिक बन जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन 1, इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे आप, 0th का करेंगे या 5th का करेंगे, 0th पोजीशन का करेंगे या 5th का करेंगे, 0th का। सेम फॉर दिस सीक्वेंस, क्या करेंगे, 0th का ऐड करेंगे, राइट। यस यस, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट ट्रांसफॉर्मर की इमेज ले लेते हैं, इमेज। और सर सारे सेंटेंस के साइज तो अलग हो सकते हैं, तो किसी में 5 पोजीशन हो सकता है, किसी में 7 हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना?
यस, तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर किसी में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने क्या किया है, 4 पोजीशन के लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अगर आपके किसी वर्ड में ओनली 2 ही वर्ड है तो आप क्या करेंगे, ओनली ये 0th एंड 1 यूज करेंगे। अगर 4 वर्ड है तो ये सारे के सारे यूज करेंगे, राइट। एंड अगर आप बोल रहे किसी में 5th आ गया, अभी हमने इसको 4 का ही कैलकुलेट किया है, 5th आ गया तो 5th वर्ड आ सर गया। लेकिन हम एम्बेडिंग जब करेंगे टोकनाइज करने के बाद तो तब हम ये करेंगे ना, पैडिंग अगर करेंगे तो सबकी लेंथ तो सेम ही रहेंगी ना। या मीन्स पैडिंग की लेंथ सेम हो सकती है, लेकिन वर्ड तो ऐड करना है ना हमें। मीन्स कंसिडर आपने क्या किया है, आपका जो सीक्वेंस है आपने ओनली 512 के लिए लर्न किया है, एंड कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 512 का आपने सेंड कर दिया, इसे कंसिडर करते हैं अभी। तो क्या होगा, हमने दूसरी एक मेथड देखी थी, कौन सी, 2 मेथड, ये सेकंड मेथड देखी थी हमने, ये सिनुसॉइडल फंक्शन यूज करना। उससे पहले एक मेथड देखी थी, कौन सी थी वो, लर्न कर सकते थे हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग, राइट। अगर ट्रेनिंग के टाइम पे हमने लर्न किया है तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है कि जितने पोजीशन का हमने लर्न किया है उतने ही पोजीशन का हमें क्या करना पड़ेगा, पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम डाल के कोई भी पोजीशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कंसिडर सिर्फ 4 के लिए ही किया है तो यहाँ पे अगर 5th पोजीशन का कैलकुलेट करना है, जस्ट क्या करना है, इस पीओएस की जगह 5th डाल के इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। तो ये फॉर्मूला हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी पोजीशन का हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर चेंज भी हो रहा है, वेरिएबल लेंथ हो रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। या ठीक है, एनीथिंग एल्स। तो ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट्स रहेगा हमारा। इनपुट्स क्या रहता है, आपका जो भी सीक्वेंस था उससे टोकनाइज किया, उसकी इनपुट आईडीज क्रिएट की, इनपुट आईडीज हमने पास की। इनपुट एम्बेडिंग में उसकी एम्बेडिंग क्रिएट हो चुकी है। पोजिशनल एनकोडिंग में क्या किया हमने, हर एक पोजीशन का यूनिक वेक्टर बिल्ड किया है। 0th पोजीशन का क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन का क्या होगा, एंड वो क्या होगा, उस वर्ड की उस सीक्वेंस में क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये वेक्टर उसमें ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन, ये सब होने के बाद यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है हमें एनकोडर से, उस वर्ड की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो हमने वी आर लर्निंग एनएलपी ये सेंड किया था, तो हमें क्या मिलेगा, इसका एक इंडिविजुअल वेक्टर मिलेगा। एंड ये वेक्टर क्या स्टैंड करता है, उसमें उसका मीनिंग क्या है, कौन से रेफरेंसेस है, राइट। जैसे एप्पल के लिए देखा था, अगर एप्पल डिफरेंट है तो एप्पल एक कंपनी का एप्पल है या फ्रूट का एप्पल है, प्लस जो हमने रेफरेंसेस देखे थे, राइट, ही शी इट, वो किसे रेफरेंस कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने क्या किया है, जस्ट अंडरस्टैंड कर लिया है। एंड अंडरस्टैंड करने के बाद उसका वेक्टर क्रिएट किया है। ये एनकोडर वाला क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिकोडर में देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है। तो हमने मिस हाई लेवल पिक्चर देखा था क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में देखने का ट्राई करते हैं। सो ये एनकोडर क्लियर है अभी, इसमें कोई डाउट। सिंपली पोजिशनल एनकोडिंग हमने अभी देखा है, बाकी का एवरीथिंग विल बी सिमिलर। सो ये मल्टी हेड अटेंशन में क्या हो रहा है, एड नॉर्म में क्या हो रहा है, फीड फॉरवर्ड, एड नॉर्म, ये होपफुली ये सबको क्लियर होगा। तो इवन आपको इसमें कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो अभी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वी आर लर्निंग एनएलपी जब हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड भेज रहे हैं, हाँ, और वर्ड बाय वर्ड भेज रहे हैं फॉर ईच सेंटेंस, तो जब डिकोडर में जाएगा तो एज सुन एज वी का हम लोग ने एनकोड किया तो वी डिकोड भी होगा क्या साथ में, साथ के साथ? नो, सबसे पहले क्या होता है, वी आर लर्निंग एनएलपी कंप्लीटली एनकोडर में पास होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर डिकोडर की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट। यस यस। और सर डिकोडर में जो अभी हम आउटपुट, ये जो आउटपुट एम्बेडिंग बोल रहे, तो ये इनका जो अंडरस्टैंड करके आया है वही इसको पास होगा ना, ये आउटपुट एम्बेडिंग में।
सो यहाँ पे ये जो टास्क है वो टास्क क्या है हमारा, किसके लिए हम ये कर रहे हैं सब? ट्रांसलेशन के लिए। मशीन ट्रांसलेशन के लिए। सो एनकोडर में हमारे जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिकोडर में क्या होगी? हिंदी लैंग्वेज होगी, राइट? हम एनएलपी सीख रहे हैं। सो इनपुट के वेक्टर एम्बेडिंग के लिए मींस वर्ड जो है वो अलग है जो कि इंग्लिश के हैं। आउटपुट के लिए क्या रहेंगे आपके? हिंदी के वर्ड रहेंगे, राइट? पहले हम ये सब ट्रेनिंग पर्पज लिए हम ये ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं अभी। मींस सॉरी, मीन्स अभी हम ये आउटपुट में हम ये भेजेंगे, हम कह रहे हैं हम एनएलपी सीख रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग ही होगा ना कि हम इनपुट में हम ये दे रहे और ये हम दे रहे, तो ये ट्रेनिंग ही हो गया ना, ये वन टाइप। नेक्स्ट टाइम अगर हम दूसरा कोई वर्ड देंगे और इसको पास करेंगे तो हमको डायरेक्ट आउटपुट जो मिलेगा वो ट्रांसलेटेड मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ पे हम जब ये इनपुट प्रोवाइड करते तो हमें क्या ये आउटपुट मिलना चाहिए। सो इनपुट यहाँ से इनपुट्स में अगर हम वी आर लर्निंग एनएलपी पास करेंगे तो यहाँ पे ये जो आउटपुट प्रोबेबिलिटीज है उसमें हमें क्या मिलना चाहिए? हम एनएलपी सीख रहे हैं। हाँ। सर क्वेरी की और वेक्टर वैल्यू की साइज कैसे डिटरमाइन होती है? हाँ, क्वेरी की एंड वैल्यू की। सो क्वेरी की एंड वैल्यू क्या है? दे आर सिंपली ये जो वेक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वही है, राइट? तो इसकी जो साइज होगी वो ही क्या होती है? की क्वेरी एंड वैल्यू की साइज रहेगी। जस्ट उसको हम क्या कर रहे हैं? वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वेट से मल्टीप्लाई कैसे होंगे? पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा उनका। हेलो सर। यस। हाँ, मतलब जब तक हमारा डिकोडर में ट्रेनिंग हो रहा है तब तक हम एनएलपी सीख रहे हैं, इसको एज एन टारगेट कॉलम भी कंसिडर कर सकते हैं क्या? यस, ये टारगेट ही होता है हमारा। एंड एक और थिंग, हाँ, हमने कंसिडर हम फर्स्ट वर्ड भेज दिया तो उसको नेक्स्ट वर्ड एनएलपी की जगह उसने एमएल प्रिडिक्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे एमएल सेंड करेंगे या कुछ और करेंगे? एनकोडर डिकोडर में क्या कर रहे थे एंड उस मेथड का एक नाम था टीचर फोर्सिंग वी सेंड एनएलपी इफ इट इज प्रेडिक्टिंग एमएल एज वेल। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी क्या होता है? टीचर फोर्सिंग यूज होता है। एंड टीचर फोर्सिंग किस लिए यूज होता है? ओनली फॉर ट्रेनिंग, राइट? सो ट्रेनिंग के टाइम पे यहाँ पे भी क्या हो रहा है? टीचर फोर्सिंग होता है। तो वही हम देखने वाले थे, टीचर फोर्सिंग कैसे होता है, ये आउटपुट कैसे जाता है। उससे पहले ये जो एनकोडर का पार्ट है ये क्लियर है? सर ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है? जो आपका डेंस लेयर होता है, और डेंस लेयर मीन्स क्या? न्यूरल नेटवर्क रहेगा, उसमें आपके कुछ हिडन लेयर रहेगी। इनपुट पास करते हैं तो हिडन लेयर के थ्रू पास करके आपको आउटपुट मिलता है, ये वही है। तो ये अटेंशन में क्या क्या हो रहा था? आपका शॉर्ट मैक्स हो रहा है, अगेन आपका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन फीड फॉरवर्ड में क्या होता है? जस्ट समेशन एक्टिवेशन, इतना ही रहेगा। ओके। या एनीथिंग? सो ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी हम क्या करते हैं? डिकोडर का स्टार्ट करते हैं। सो डिकोडर के लिए हमें क्या चाहिए? आउटपुट एग्जैक्टली ये आउटपुट आना चाहिए, राइट? हम एनएलपी सीख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं डिकोडर। सो हमें क्या चाहिए? ये आउटपुट आना चाहिए। तो हमारा जो ये वर्ड है 1 बाय 1 प्रिडिक्ट करेगा। पहले हम करेगा, फिर एनएलपी करेगा, फिर सीख करेगा, रहे, है। तो ये कब तक करता रहेगा? ऐसे ही ये कभी ना कभी स्टॉप करना चाहिए। सो यहाँ पे हमें एज ए ह्यूमन पता है के बाद स्टॉप होना चाहिए, लेकिन मॉडल को कैसे पता चलेगा कि स्टॉप करना चाहिए या फिर इसके बाद ही कुछ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना चाहिए? सो अगर हम इसको आगे कर देते हैं तो ये कुछ ना कुछ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट ही करता रहेगा, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये जो आपका आउटपुट है या फिर जो आपका आउटपुट लैंग्वेज है उसमें हम 2 एक्स्ट्रा टोकन ऐड करते हैं। कौन से टोकन रहेंगे वो? उसे हम स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड एंड ऑफ सेंटेंस। यस, एसओएस एंड ईओएस। तो क्या होगा? ये एसओएस एंड ईओएस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये क्या है? स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस हमने ऐड कर दिया। तो सबसे पहले एवरी टाइम पे क्या पास होगा यहाँ पे? एसओएफ, यस मींस स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस पास होगा।
उसके बाद कुछ एम्बेडिंग होगी, पोजिशनल एनकोडिंग कैलकुलेट होगा, अगेन मास्क मल्टीहेड अटेंशन। सो मास्क मल्टीहेड अटेंशन का थोड़ा सा हमें देखना बाकी है कि ये किस तरीके से हम मास्क करते हैं, राइट। उसके बाद ये सब आया एंड यहाँ से क्या आएंगे की एंड वैल्यूज में एक कंप्लीट आएगा, वी आर लर्निंग एनएलपी। सो हमारे मॉडल को क्या पता चलता है, ये सीक्वेंस तो अभी स्टार्ट हो चुका है। सो स्टार्ट होने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस वर्ड क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड, राइट। वी आर लर्निंग एनएलपी क्या नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। जो कंसीडर उसने हम दे दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो आपको हम मिला था यहाँ पे पास करेंगे, तो हम पास करेंगे, फिर उसने एमएल दे दिया, तो यहाँ पे एमएल पास करेंगे क्या हम, नो क्या पास करेंगे, एनएलपी ही पास करेंगे बिकॉज ऑफ टीचर फोर्सिंग, राइट। सो टीचर फोर्सिंग भी हो रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब तक ये ईओएस ना जनरेट करे तब तक क्या होगा, ये प्रोसेस होती रहेगी। इवन उसके साथ ईओएस के साथ एक और चीज होती है कि हम मैक्सिमम लेंथ कितना जनरेट करना चाहिए उसका साइज देते हैं। तो हमने कंसिडर 5 दे दिया है, तो ये 5 वर्ड जनरेट कर दिया एंड यूएस जनरेट नहीं किया, फिर भी ये जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाएगी। तो ये तो या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन रीच कर दिया, या फिर मोस्टली कंसिडर, अभी के लिए हम यूएस ही कंसिडर करते हैं। तो क्या किया, यूएस होने के बाद क्या होता है, आपका जो जनरेशन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। सो ठीक है। सो अभी हम देखते हैं मास्क मल्टीहेड अटेंशन एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है। मास्क मल्टीहेड अटेंशन, सो मास्क मल्टीहेड अटेंशन हम क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है। यस, उसे प्रॉपरली प्रिडिक्ट करना चाहिए। तो अगर ऑलरेडी नोन वर्ड्स दे दिए तो वो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे क्या है, हमारा ये सीक्वेंस है, राइट। ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो हमें पता है सीक्वेंस ये होने वाला है, लेकिन प्रिडिक्शन के टाइम पे हमें पता होगा क्या नेक्स्ट क्या आने वाला है एग्जैक्टली। सो इसने हम के बाद एमएल प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये एमएल सही है या रॉन्ग है, हमें रॉन्ग है या करेक्ट है हमें पता नहीं है, राइट। तो हम डायरेक्टली एमएल ही उसे पास करने वाले हैं। तो अगर हमने ट्रेनिंग के टाइम पे हम के बाद एनएलपी सीख रहे उनका अटेंशन कैलकुलेट किया, तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक हो सकती है। ये ना हो इसलिए हमने क्या किया है, सिंपली मास्क कर रहे हैं। तो क्या मास्क करें, सो अभी के लिए एसओएस ये सब निकाल देते हैं, जस्ट हम क्या करेंगे इसके ऊपर ही करेंगे। सो अटेंशन स्कोर क्या आता है, ईच वर्ड का ईच दूसरे वर्ड के साथ आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम का हम के साथ भी आएगा, एनएलपी के साथ भी आएगा एंड सीख के साथ भी आएगा, सीख रहे एंड है। तो ये कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, राइट। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हम का हम के साथ हम का, एनएलपी के साथ हम का, सीख के साथ हम का, रहे के साथ हम का, है के साथ। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, ये जो भी डॉट प्रोडक्ट आया है उसको स्केल करेंगे, शॉर्ट मैक्स में देंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको इस ओरिजिनल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उससे फाइनली क्या मिल जाता है, हमें कुछ अटेंशन स्कोर मिल रहा था। सो हम क्या करें, यहाँ पे कंसीडर कुछ वैल्यू है, मीन्स बिफोर मल्टीप्लाइंग ये जो प्रोबेबिलिटी है, सो ये क्या है, P11 है, ये P12 है, ये P13 है। इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू होगी, ये क्या है 1 2 3 4 5, P51 है, अगेन P52 है। इस तरीके से क्या है, हमारे पास सारी के सारी प्रोबेबिलिटी आ रही है। लेकिन अगर हमने ये वर्ड की प्रोबेबिलिटी ले ली फ्यूचर वर्ड की, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी फ्यूचर वर्ड है उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस इंफिनिटी से, इसे रिप्लेस करेंगे माइनस इंफिनिटी से, इसे भी रिप्लेस करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, ये जो है नॉट ये जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है ऐसे कंसिडर करेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट को हम S11 बोल रहे थे ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से। S11 S51, ये क्या है, S52 है, S52, राइट। सो इसी तरीके से एनएलपी का कौन सा रहेगा अभी, ठीक है। S21 रहेगा क्या, S22 रहेगा क्या,
एंड ये यहाँ पे S33 रहेगा क्या, S23 या नहीं रहेगा? यस नहीं रहेगा सर। इन्फिनिटी आएगा सर। या माइनस इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से जो भी फ्यूचर वर्ड है, सीख के लिए क्या क्या फ्यूचर वर्ड है, रहे है, रहे के लिए क्या क्या फ्यूचर है, राइट। सो ये फ्यूचर वर्ड हम माइनस इन्फिनिटी से क्या कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से क्यों कर रहे हैं, जब हम ये शॉर्ट मैक्स में प्रोवाइड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का शॉर्ट मैक्स ऑलवेज 0 आता है। तो ये इनकी सारी की सारी वर्ड की जो फ्यूचर वर्ड है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। क्योंकि हम नहीं चाहते फ्यूचर वर्ड के साथ अटेंशन कैलकुलेट हो, इसलिए हमने क्या किया, उनको माइनस इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का शॉर्ट मैक्स ऑलवेज 0 आता है। यस, ये क्लियर है। मास मल्टीप्लाइड अटेंशन कैलकुलेट करने के लिए मीन्स हम फ्यूचर के जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरीके से मास्क कर रहे हैं। हमने ये तो देखा था हम क्या कर रहे हैं, जो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन वो लीक ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के टोकन को मास्क कर रहे थे। लेकिन अभी क्लियर है किस तरीके से मास्क कर रहे हैं हम। यस, लाइक फ्यूचर वर्ड को हाइड कर सकते हैं ऐसा। या सो डायरेक्टली क्या करेंगे, उसका जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से। हम का एनएलपी से डॉट प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी, हम का 6 से डॉट प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी। सो ये माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया है, जब हम यस इंफॉर्मेशन लीक ना हो आगे वाले, इसलिए। और जो सॉफ्ट मैक्स का 0 देगा, इसका माइनस इन्फिनिटी यस। सो क्या होगा, 0 रहेगा। एंड जब हमें ओरिजिनल वेक्टर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वे इन करना है, तो उस केस में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। तो इसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या होगी, फाइनल में लीक नहीं होगी, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, ये सारी चीजें मास्क होती है। सो हम एक बार क्या कर लेते हैं, कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड होल मैथमेटिकली किस तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है हम ये देखेंगे, जिससे क्या होगा आपको और क्लियरर आइडिया आ जाएगा। सो इनपुट एम्बेडिंग क्या हो रहा है, उसके बाद पोजिशनल एनकोडिंग कैसे ऐड हो रही है, मल्टी ऐड कैसे कैलकुलेट हो रहा है, राइट। एवरीथिंग हम क्या करेंगे, ये इसको विजुअलाइज करके देखते हैं एक बार। सो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो ये होगा, एंड उसके साथ साथ इसमें क्या है, जस्ट आपका टीचर फोर्सिंग है। सो इतना क्लियर है, ये आपका क्या है, बेसिक ट्रांसफॉर्मर्स आपका मीन्स आपको क्लियर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये जो हमने अभी तक लिया है उतना अगर पार्ट क्लियर है तो यस, इतना पार्ट क्लियर है जो भी हमने अभी तक लिया है। यस। सो क्या होता है, अभी हम क्या करेंगे मीन्स फ्रॉम मे बी टुमारो, ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर था मीन्स बेसिक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, उनके इसके अकॉर्डिंगली जो ये था, राइट, जो पेपर था उसके अकॉर्डिंगली क्या किया, ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर देखा। ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर के आने के बाद 2017 में आया था, राइट। उसके बाद उतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन क्या है, फिर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, आर्किटेक्चरल चेंजेस। वो क्या है, जैसे यहाँ पे हम मल्टी एड अटेंशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। सो उसकी जगह कुछ न्यू टाइप का अटेंशन आया है। सो वो क्या क्या होते हैं हम देखेंगे, मल्टी क्वेरी अटेंशन होता है, ग्रुप क्वेरी अटेंशन होता है, वो क्या होते हैं देखना पड़ेगा। सो पोजिशनल एनकोडिंग के लिए हमने अभी तक क्या देखा है, ओनली साइन एंड कॉस वेव का हम यूज कर रहे थे। उसके साथ साथ एक और न्यू टाइप का पोजिशनल एनकोडिंग होता है जिसे हम रोटरी पोजिशनल एनकोडिंग बोलते हैं, यानी कि रोप बोलते हैं। वो क्या होता है, एंड ये यहाँ पे हम वैनिला मास्क मल्टी अटेंशन यूज कर रहे हैं। सो उसकी जगह एक स्लाइडिंग विंडो नाम का अटेंशन होता है। सो वो क्या होता है वो देखेंगे हम। एंड ये क्या है, डिफरेंट मॉडल्स आपको दिख रहे होंगे मार्केट में अभी, राइट। जैसे ल्यामा हो गया, अगेन कौन से है, क्लॉडे के है, मिस्ट्रल के है। उन हर एक मॉडल क्या किया है, जस्ट ये चेंजेस किया है। सो कोई मॉडल मल्टी हेड की जगह ग्रुप क्वेरी यूज करेगा, कोई मल्टी क्वेरी यूज करेगा। सो ये मल्टी क्वेरी ग्रुप क्वेरी क्या है ये हम देखते हैं कल। इस कल हम क्या देखेंगे, कल के बाद जो कुछ ये जो एक्स्ट्रा थिंग्स है, जैसे अटेंशन में क्या चेंजेस हुए, पोजिशनल एनकोडिंग में क्या चेंजेस हुए। लेकिन उससे पहले आपको क्या, मेन जो आर्किटेक्चर है, ओरिजिनल आर्किटेक्चर, ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है तो ही आप क्या कर सकते हैं, ये जो उसमें चेंजेस हुए हैं इस आर्किटेक्चर में उनको आप समझ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया।
ये जो मल्टी मास्क अटेंशन है उसके बाद जो हम ऊपर भेज रहे हैं ना ये मल्टी हेड अटेंशन में, तो ये जो एनकोडिंग से आ रहा है वो दो आ रहे, तो वो की एंड क्वेरी है, और ये जो हम भेज रहे हैं वो वेक्टर है क्या? क्या कुछ डिफरेंट है उसमें? मिस सॉरी क्या बोला आपने? ये यहाँ पे हम थ्री भेज रहे हैं, थ्री आ रहे, तो की क्वेरी एंड वेक्टर, तो ये जो वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये मास्क मल्टी से आएगा, और ये की वेक्टर जो एनकोडिंग से आएगा, ऐसा ही है ना? नो सो यहाँ पे इस साइड में आपको दिख रहा है क्वेरी क्या आ रही है, क्वेरीज फ्रॉम डिकोडर, डिकोडर से क्यू आता है, एंड की एंड वैल्यू वेक्टर कहां से आता है? एनकोडर। या ओके। सो जो आपकी क्वेरी रहेगी वो इस डिकोडर से आएगी, एंड बाकी की एंड वैल्यू यहां से आती है। सो इनके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे? हम क्या करने वाले, इनका एंड टू एंड देखने वाले, मींस इनपुट कैसे जा रहे हैं, इनपुट एम्बेडिंग, ये इसको हम देखेंगे एंड टू एंड कंप्लीटली कैसे हो रहा है। लेकिन ईच इंडिविजुअल आर्किटेक्चर क्लियर है, इंडिविजुअल पार्ट क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, पोजिशनल कोडिंग साइन क्वास वेव का यूज करके कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मास्क कैसे कर रहे हैं, या फिर मल्टी अटेंशन में क्या हो रहा है, एड नॉर्म में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है ये? यस सर। तो ठीक है, जैसे अभी वो जो हमने एडवांस पार्ट बोला था, उससे पहले हमें समझना होगा कि आपके पास जो होते हैं वो मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर रहेंगे। सो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखते क्या बोलेंगे हम, आर्किटेक्चर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल। मॉडल्स। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो है वो कंप्लीट एक एंड टू एंड आर्किटेक्चर है, जिसमें क्या हो रहा है, हम ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं इजीली। तो हमने एक और चीज बोली थी कि इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का ये बिल्ड तो हुआ ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन एनएलपी के डोमेन का एवरी टास्क सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली कैसे करना है ये अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, राइट। तो कंसिडर ये जो एनकोडर का पार्ट है, इसका रोल क्या है, एनकोडर कर क्या रहा है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट। या सो हमने जो भी वी आर लर्निंग एनएलपी पास किया था उसे अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट। ईच वर्ड का मीनिंग क्या है, उनके रेफरेंसेस क्या है, एवरीथिंग जस्ट अंडरस्टैंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एनकोडर क्या कर रहा है, एनकोडर इट इज अंडरस्टैंडिंग इनपुट सीक्वेंस। ये क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। एंड डिकोडर क्या कर रहा है, डिकोडर का क्या रोल है, जनरेटिंग सीक्वेंस। सो ये जो हम एनएलपी सीख रहे हैं इसको जनरेट कर रहा है, पहले हम जनरेट करेगा, फिर हम के बाद नेक्स्ट वर्ड एनएलपी। तो ये क्या कर रहा है, जनरेटिंग आउटपुट सीक्वेंस। सो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका रोल क्या है, जनरेटिंग आउटपुट सीक्वेंस। सो एनकोडर का क्या रोल है, अंडरस्टैंडिंग इनपुट सीक्वेंस, एंड डिकोडर का क्या रोल है, जनरेटिंग आउटपुट सीक्वेंस। सो हम क्या करते हैं, एनएलपी के कुछ टास्क देख लेते हैं। सो कंसीडर आपका एक है सेंटिमेंट एनालिसिस है। उसके बाद आपका टास्क है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। जस्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन है। उसके बाद आपका है मशीन ट्रांसलेशन, मीन्स ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन। अगेन आपका है समराइजेशन, समरी क्रिएट करना है। सो ये क्या है, डिफरेंट एनएलपी के टास्क है। सो हम ये देखेंगे कि इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को हम किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं इन टास्क के लिए।
सो अभी आपको क्या करना है, जस्ट फोकस ऑन दिस सेंटिमेंट एनालिसिस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में हमें क्या करना है, जो भी आपको सीक्वेंस दिया गया है उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो अगर एज अ ह्यूमन आपको मैंने एक सेंटेंस दे दिया तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना या फिर वहां पे आपको कुछ जनरेट करने की भी एबिलिटी चाहिए होगी फॉर डूइंग सेंटिमेंट एनालिसिस, Only understanding will be sufficient. राइट। क्योंकि अगर आपने उस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड किया, जो भी आपका रिव्यू है, तो आप इजीली वो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली, तो यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो वही हम अगर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए क्या रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग या जनरेशन? मास्किंग या मास्किंग होगी, लेकिन हमें जनरेट करना है इसके अकॉर्डिंगली, जनरेट करना है या अंडरस्टैंड करना है? Understanding as well as generation. या सो हम क्या करते हैं, ओनली क्योंकि नेक्स्ट वर्ड करना है तो जस्ट जनरेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये जनरेशन ही होगा सिर्फ, जीई जनरेशन। उसके बाद समराइजेशन को अगर देखते हैं तो समराइजेशन के लिए क्या जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग and generation. ओनली अंडरस्टैंडिंग अगर आपने किया, कंसिडर मैंने आपको एक बुक दे दी, सिर्फ आपने उसको अंडरस्टैंड किया, तो आप उसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं क्या विदाउट जनरेटिंग? तो आपको जनरेट भी करना पड़ेगा, राइट? हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन। सेम फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो ओनली हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर आपने अंडरस्टैंड किया कि कौन से मीन्स आपका एग्जैक्टली वो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट, जो भी आपके क्लास है उसके अकॉर्डिंगली। या फिर अभी मशीन ट्रांसलेशन है, मशीन ट्रांसलेशन के लिए क्या जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन दोनों जरूरी है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, जिस टास्क को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लग सकती है, तो ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट है सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा है, एनकोडर। एनकोडर। तो हम क्या करते हैं, ओनली एनकोडर का यूज करेंगे। सो जो भी मॉडल्स यूज होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं एनकोडर ओनली मॉडल। एनकोडर ओनली मीन्स क्या, उसमें सिर्फ ये एनकोडर का पार्ट रहेगा, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है उन मॉडल में सिर्फ ये वाला पार्ट रहता है, एनकोडर ओनली मॉडल। सो जहां पे हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ओनली इस एनकोडर पार्ट का यूज करेंगे। एंड ऐसे कुछ मॉडल्स है जो क्या है, ओनली एनकोडर के ऊपर बिल्ड हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनकोडर ओनली मॉडल। कुछ ऐसे मॉडल है जो क्या है, ओनली डिकोडर के ऊपर बिल्ड हुए हैं, उनको हम बोलते हैं डिकोडर ओनली मॉडल। एंड जो मॉडल दोनों का यूज करते हैं, एनकोडर प्लस डिकोडर का, उनको हम बोलते हैं एनकोडर एंड डिकोडर। सो मॉडल्स के आर्किटेक्चर के टाइप लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले रहेगा एनकोडर ओनली, एनकोडर ओनली, फिर रहेगा आपका डिकोडर ओनली, एंड फिर आपका रहेगा एनकोडर डिकोडर, एनकोडर डिकोडर, राइट। सो ये थ्री टाइप के मॉडल है। सो कौन सा प्रॉब्लम ओनली एनकोडर ओनली मॉडल से सॉल्व हो सकते हैं एनएलपी के? यस, तो एनकोडर अंडरस्टैंडिंग वाले, या अंडरस्टैंडिंग वाले। सो यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग के कौन से सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, वो हम क्या कर सकते हैं, एनकोडर ओनली मॉडल से सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पे ओनली जनरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जनरेट करना है नेक्स्ट वर्ड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिकोडर ओनली मॉडल यूज कर सकते हैं। एंड जहां पे हमें अंडरस्टैंड प्लस जनरेट करना है, जैसे ट्रांसलेशन, समराइजेशन, उस केस में क्या करेंगे, हम एनकोडर डिकोडर मॉडल का यूज करेंगे। एंड जितने भी अवेलेबल मॉडल है ये इन 3 फॉर्मेट में आते हैं। सो इसका एक एग्जांपल है आपका गूगल का बर्ट मॉडल। बर्ट मॉडल क्या है, एनकोडर ओनली मॉडल है। या फिर ओपन एआई का जीपीटी मॉडल हो गया, वो क्या है, डिकोडर ओनली मॉडल है। एंड जैसे गूगल का ही T5 मॉडल है, ये किसका एग्जांपल है, एनकोडर डिकोडर का एग्जांपल है। सो अगर आपके पास बहुत सारे मॉडल के क्या है ऑप्शंस रहेंगे,
तो आपके प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल चूज करना है, ये क्या रहेगा, आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके प्रॉब्लम के लिए ओनली अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एनकोडर ओनली मॉडल आप चूज करेंगे। ओनली अगर जनरेशन चाहिए तो डिकोडर ओनली, एंड अगर बोथ चाहिए तो एनकोडर डिकोडर मॉडल का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड ऐसे क्या है, बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। जस्ट अ मिनट, एक डायग्राम थी मेरे पास ट्री की समथिंग। सर एक डाउट है, डिकोडर ओनली मॉडल्स में अगर डिकोड का आई मीन वो तो ट्रांसलेट करता है ना, तो फिर जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं होगा वो ट्रांसलेट कैसे करेगा? हाँ हाँ, वेट, वो हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे होगा। जस्ट एक डायग्राम, लेट मी टेक मॉडल ट्री, समथिंग नेम था उसका। वेट, गूगल पे चेक कर लेते हैं हम। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर मॉडल्स, ये आई थिंक ये वाली डायग्राम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, राइट, तो वेट, ठीक है, इस मॉडल ट्री को ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको जब से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया है तब से क्या है, बहुत सारे मॉडल्स रिलीज हुए हैं। एंड मॉडल्स क्या है, तीनों आर्किटेक्चर में रिलीज हुए हैं, एनकोडर ओनली, डिकोडर ओनली, एनकोडर डिकोडर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ओनली 2023 तक ही है, लेकिन 2023 के बाद 2024 में भी क्या है, बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ आपको प्रीवियस एम्बेडिंग दिखी, जैसे फास्टैग, वर्ड टू वेक, ये भी कुछ अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो पिंक दिख रहे हैं, ये पिंक में क्या है, ये आपके है एनकोडर ओनली मॉडल। तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया है क्या, उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये पिंक वाले क्या है, एनकोडर ओनली मॉडल्स है। सो ऐसे बहुत सारे मॉडल है, जैसे आपको बर्ड दिखेगा यहाँ पे, रॉबर्टा है, अल्बर्ट है, इलेक्ट्रा है, ये सब क्या है, एनकोडर ओनली मॉडल। एंड ये जो ग्रे एरिया में है, ये क्या है, डिकोडर ओनली मॉडल है, जहां पे आपको GPT-1, GPT-2, GPT-3, राइट। ऐसे अगेन यहाँ पे गूगल का ल्यामा, मेटा का ल्यामा दिखेगा, गूगल का बार्ड, GPT-4, क्लॉडे के मॉडल, ये सब क्या है, या फिर यहाँ पे चैट GPT दिख रहा है, ये सब क्या है, डिकोडर ओनली मॉडल्स है। एंड यहाँ पे अगर आप ग्रीन लाइन देखेंगे, ग्रीन में क्या है, एनकोडर डिकोडर, या यहाँ पे मेंशन किया है, देखो, एनकोडर ओनली, डिकोडर ओनली। तो ऐसे क्या है, जितने भी अवेलेबल मॉडल्स है एनएलपी के डोमेन में, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों आर्किटेक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। एंड आपके प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रॉब्लम मीन्स कौन सा मॉडल यूज करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओनली अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ओनली जनरेशन चाहिए, या फिर अंडरस्टैंड प्लस जनरेशन दोनों चाहिए। ये क्लियर है? आई थिंक किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था पहले, मैं भूल गया क्या बोले थे, क्या बोला था आपने? डिकोडर मॉडल्स अगर हमें यूज करना है तो उसके डिकोड करने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे कुछ तुम्हें पूछा था सर। यस यस। सो हम यहाँ पे ये देख रहे थे यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करना है, हम आउटपुट दे रहे हैं, हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो कंसिडर हमें जस्ट जनरेट करना है नेक्स्ट वर्ड। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हम पास किया। एंड जैसे मैंने पहले ही बोला, डिकोडर ओनली मॉडल में क्या है, ये क्रॉस अटेंशन का पार्ट नहीं होता। डिकोडर ओनली मॉडल में क्या रहेगा, क्रॉस अटेंशन का पार्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मास्क का अटेंशन होगा, फीड फॉरवर्ड होगा, एंड ये डायरेक्टली पास होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास्क मल्टी एड अटेंशन में
जो चीजें चाहिए होती है वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके प्रीवियस की इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मास्क मल्टीड अटेंशन में, राइट। तो उतने ही अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंसिडर हम एनएलपी सीख रहे हैं, ये सिर्फ जनरेट करना था। जब हम आप देते हम एनएलपी, तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसका कुछ ना कुछ मीन्स जितना आपको जनरेट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए उतना हम मास मल्टीड अटेंशन में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, डिकोडर ओनली मॉडल का भी हम यूज कर सकते हैं फॉर जनरेशन। तो एक और बात जस्ट मैं बता देता हूं। सो अगर आज के जो मोस्ट फेमस मॉडल है, कौन से फेमस मॉडल के नाम सुने आपने एलएलएम्स के? llama, जीपीटी हो गया, जीपीटी हो गया, llama हो गया, आगे फाल्कन, मिस्ट्रल। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जीपीटी यहाँ पे है, llama यहाँ पे है, गूगल का बार्ड यहाँ पे है। तो सारे के सारे पॉपुलर मॉडल कौन से टाइप में आ रहे हैं? डिकोडर ओनली। सो सारे के सारे पॉपुलर मॉडल क्या है, डिकोडर ओनली मॉडल्स है। इवन अगर आप यहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी को भी मेंशन किया, चैट जीपीटी एक्चुअली मॉडल नहीं है, वो जीपीटी का ही एक एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है। ये भी क्या है, ये दिया है। सो हमने तो यहाँ पे देखा था डिकोडर ओनली मॉडल किस लिए यूज होते हैं, ओनली फॉर जनरेशन। लेकिन अगर आप कंसिडर चैट जीपीटी को इंग्लिश सेंटेंस देते हैं एंड उसे बोलते हैं कि ट्रांसलेट दिस, तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाता है सर, या कर पाता है, राइट। सो अगर जो चैट जीपीटी है ओनली डिकोडर ओनली मॉडल है, तो उसे सिर्फ जनरेट करना चाहिए, तो वो अंडरस्टैंड करके किस तरीके से जनरेट कर रहा है। तो हमें क्या होगा, एलएलएम आगे जाके मे बी नेक्स्ट वीक में होगा एलएलएम किस तरीके से ट्रेन होते हैं। एंड जब एलएलएम ट्रेन हो रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं। एंड मोस्टली एलएलएम डिकोडर ओनली मॉडल ही क्यों फेमस है, राइट। क्योंकि अभी फेमस डिकोडर ओनली मॉडल क्यों है, उनकी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा क्यों होती है, वो सिर्फ जनरेट अगर कर पा रहे तो। सो ये सारी चीजें हम क्या है आगे जाके देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने आर्किटेक्चर देखा। सो आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीड अटेंशन हम यूज करें ट्रांसफॉर्मर में, लेकिन आपका llama मॉडल है। llama मॉडल क्या करता है, इसकी जगह ग्रुप क्वेरी अटेंशन यूज करता है। या फिर आपका जीपीटी है, आई थिंक जीपीटी मल्टी क्वेरी यूज करता है। मिस्ट्रल मॉडल है, मास्क अटेंशन की जगह वो क्या करता है, वो वहां पे स्लाइडिंग विंडो यूज करता है। सो ये सारी चीजें क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें है। जैसे यहाँ पे पोजिशनल एनकोडिंग की जगह रोटरी पोजिशन एनकोडिंग रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा चीजें है सबसे पहले हम लर्न कर लेते हैं। एंड फिर ये जो डिफरेंट मॉडल्स है, एलएलएम्स है, किस तरीके से बिल्ड हुए हैं ये देखेंगे। एंड उनके बाद उन एलएलएम का यूज करके हम अपने एप्लीकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ईच कंपोनेंट का क्लियर है, इसमें कोई डाउट। एंड उसके साथ साथ इसके जो डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स हम बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनएलपी के डोमेन के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सर जो एनकोडर डिकोडर है वो तो फिक्स तो नहीं है ना, हम 4-5 एनकोडर यूज करते हैं, 4-5 डिकोडर यूज करते हैं, राइट? कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वन ही एनकोडर होगा वन ही डिकोडर होगा, तो उनको भी हम स्टैक कर सकते हैं। इवन आप जब देखेंगे बर्ट मॉडल में क्या हुआ है, एनकोडर को स्टैक किया गया है, मल्टीपल एनकोडर को उन्होंने स्टैक किया है, एक सिंगल एनकोडर ही नहीं यूज किया है। या एनीथिंग एल्स? सबसे पहले ये सारी चीजें आपको अगर समझनी है, जितने मॉडल्स है, जैसे मैंने बोला एलएलएम कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ये फेमस मॉडल है, इनका कैसे वर्किंग हो रहा है, ये जनरेट कैसे कर पा रहे हैं, इनका यूज करके हम एप्लीकेशन तो बिल्ड करने ही वाले हैं। लेकिन इनका अगर बेस समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। ये सारे के सारे मॉडल्स क्या है, इसी के ऊपर बिल्ड है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इन जनरेटिव है। तो ये क्लियर है। इवन आपको क्या करना है,
आपको 1-2 दिन आपके ग्रुप में इस आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कैसे वर्क कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ आपके नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में गैप समझ में आते हैं। तो ही क्या होगा, आप उन गैप्स को फिल करेंगे तो और बेटर वे में आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम कल क्या करते हैं, इसका एंड टू एंड वर्किंग देखेंगे। मीन्स इनपुट आ रहा है तो कैसे कैसे मैथमेटिकली हो रहा है, कंप्लीटली सारी चीजें कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कल देख लेते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर आपने कहा कि वो एलएलएम जैसे चैट जीपीटी एलएलएम का एप्लीकेशन है, तो वो एलएलएम जब हम कहते हैं या फिर एलएलएम का एप्लीकेशन कहते हैं, फर्क क्या रहता है एग्जैक्टली दोनों? सो कंसिडर आपके पास एलएलएम मींस आपने एक मॉडल बिल्ड किया है, उस मॉडल का आप डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी है, वो क्या कर रहा है, आप किसी के साथ चैट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसको आपको क्या करना है, कुछ रिव्यू क्लासिफिकेशन करवाना है या फिर कुछ और चीजें करवानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजें करवा सकते हैं। तो वो उसका एप्लीकेशन हो गया कि वो क्या काम कर रहा है। एक मॉडल कंसिडर आपका एम्प्लॉय है, राइट, एम्प्लॉय मीन्स आपका मॉडल है। सो उस एम्प्लॉय को आप मॉडल बिल्डिंग का भी काम दे सकते हैं, डेटा लेबलिंग का भी दे सकते हैं। तो उस मॉडल से हम क्या काम करवा रहे हैं, दैट इज इट्स एप्लीकेशन। तो जीपीटी क्या है, एक बेस मॉडल है, एलएलएम है, उनका उसका एक एप्लीकेशन है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली क्या है, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर जनरेट करता है। सो ये क्वेश्चन आंसरिंग का बॉट है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो हमें यही देखना है, मीन्स बाद में जैसे ये एलएलएम हो जाएंगे, एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है, राइट। सो डायरेक्टली तो आप एलएलएम्स का कुछ यूज नहीं कर सकते, तो आपके कंपनी के स्पेसिफिक या फिर आपके प्रॉब्लम के स्पेसिफिक किस तरीके से आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है यूजिंग एलएलएम, यही हम क्या बाद में देखने वाले। सो ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? इवन जैसे मैंने बोला था, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को डिस्कस कीजिए आपके ग्रुप के साथ, एंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आपको कंप्लीटली ऐसे मेमोराइज हो जाना चाहिए। कोई भी आपको पूछता है तो जैसे आई थिंक कल एक्सप्लेन किया था किसी ने, बेस्ट वे में मींस एक्सप्लेन किया था, सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन किए थे, उसी तरीके से क्या सबको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। एंड ट्रांसफॉर्मर के कंपोनेंट के ऊपर 100% आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे।